नमस्कार। मातृ भारती पे आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की बदनाम कहानियां। कहानी का शीर्षक है बचनी। भंगिनों की बातें हो रही थी, खास तौर पर उनकी जो बंटवारे से पहले अमृतसर में रहती थी। मजिद का यह ईमान था कि अमृतसर की भंगिनों जैसी करारी छोकरियां और कहीं नहीं पाई जाती। खुदा मालूम तकसीम के बाद वो कहां तितर बितर हो गई थी। रशीद उनके मुकाबले में गुजरियों की तारीफ करता था। उसने मजिद से कहा, तुम ठीक कहते हो कि अमृतसरी भंगिनें अपनी जवानी के जमाने में बड़ी पुरकशिश होती है, लेकिन उनकी ये जवानी खतरानियों की तरह ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। बस एक दिन जवान होती है और देखते ही देखते अधेड़ हो जाती है। उनकी जवानी मालूम नहीं कौन सा चोर चुरा के ले जाता है। खुदा की कसम, हमारे यहां एक भंगिन कोठा कमाने आती थी। इतनी कड़ियल जवानी थी कि मैं अपनी कमजोर जवानी को महसूस करके उससे कभी बात न कर सका। ईसाई मिशनरियों ने उसे अपने मजहब में दाखिल कर लिया था। नाम उसका फातिमा था। पहले घर वाले उसे फातो कहते थे, मगर जब वो ईसाई हुई तो उसे मिस फातो के नाम से पुकारा जाने लगा। सुबह का वो ब्रेकफास्ट करती थी, दोपहर को लंच और शाम को डिनर। लेकिन चंद महीनों के बाद मैंने उसे देखा कि उसकी सारी कड़ियल जवानी जैसे पिघल गई है। उसकी छातियां जो बड़ी तंद खूं थी और इस तरह ऊपर उठती रहती थी जैसे अभी अपना सारा जवान बदन आप पर दाग देगी। इस कदर नीचे ढलक गई थी कि उनका नामो निशान भी नहीं मिलता था। लेकिन उसके मुकाबले में हमारे घर में वो गुजरी जो उपले लेकर आती थी, तीर की तरह सीधी थी। उसकी उम्र भी उतनी ही होगी जितनी उस भंगिन की थी, मगर वो 3 बरस के बाद भी वैसी ही जवान थी। सरोकद उपलों का टोकरा उसके सर पर होता था, एक पहाड़ सा बना हुआ। मगर मजाल है कि उसकी गर्दन में हल्की सी जुम्बिश आ जाए या उसकी कमर में खफीफ सा खम आ जाए। 3 बरस वो हमारे यहां आती रही। इसके बाद उसकी शादी हो गई। उसके यके बाद दिगरे 3 लड़के पैदा हुए। और मजीद, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि उसकी कमर वैसे ही मजबूत थी। तुम मेरी मान लो कि भंगिनें गुजरियों का मुकाबला किसी सूरत भी नहीं कर सकती। मजीद तिल मिला रहा था। उसने पान की गिलौरी चुंदनिया में से निकालकर अपने कल्ले में दबाई। छोटी डिबिया से माचिस की तीली की मदद से थोड़ा सा खिवाम निकाला और मुंह में डालकर बड़े तहम्मुल से कहा, रशीद भाई, तुम ठीक कहते हो, लेकिन जिस भंगिन का तस्वुर मेरे दिमाग में है और जिसकी दरअसल मैं बात करना चाहता था, एक फितना था। अब तुम ऐसा करो कि मेरी सारी दास्तान सुन लो, ताकि तुम्हें उसका फितना कयामत के मुतालिक कुछ मालूम हो सके। जोबन ढलने की तुम जो बात करते हो उसको मैं अच्छी तरह समझता हूं। गुजरियों का कद लंबा होता है। कुदरती तौर पर उन्हें जल्दी ढलना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं, इसलिए कि वो नंगे पांव रहती है और अपने सर पर बाकौल तुम्हारे पहाड़ सा उपलों का टोकरा उठाए उठाए फिरती है। लेकिन लानत भेजो फिलहाल गुजरियों पर, क्योंकि मुझे बचनी की बात करना है, जो हमारे मोहल्ले की बड़ी करारी भंगिन थी। उसका कद तो अंगुश्ताना भर का था, मगर जबान अस्कंदरी गज थी। शादीशुदा थी, मगर खावन से हर रोज लड़ती झगड़ती रहती थी। हमारे कंपाउंड में ये दोनों मियां बीवी हर रोज सुबह सवेरे आते और एक बढ़ के दरख्त के साथ झूला लटका देते। उसमें वो अपना लड़का डाल देते थे, मगर मुसीबत यह थी कि उसको झुलाने वाला कोई नहीं था। चुनांचे दोनों मियां बीवी झाड़ू छोड़कर उसे झूला झुलाते या गोद में उठाए फिरते थे। रशीद ने मजीद से कहा, ये झूले की बात कहां से आ गई? तुम तो एक करारी भंगिन की बात कर रहे थे, जो बाकौल तुम्हारे बहुत खूबसूरत थी। मजीद ने फौरन कहा, यार तुम झूले के साथ क्यों अटक गए? मेरी पूरी कहानी तो सुन लो। ये झूले की कहानी नहीं, बचनी की बात है। उस बचनी की जिसे मैं सारी उम्र फरामोश नहीं कर सकता। वो एक आफत थी।
सुबह अपने खावंद के साथ आती थी, हाथ में लंबी सी झाड़ू लिए, माथे पर सैकड़ों त्योरियां। ऐसा मालूम होता कि अभी झाड़ू आपके सर पर दे मारेगी, मगर ऐसा मौका कभी आया नहीं। मैंने हजारों बार उसको घूरा, लेकिन उसने मेरे सर पर झाड़ू नहीं मारी। उसकी त्योरियां उसके माथे पर बदस्तूर कायम रहे और वो हसबे साबिक अपना काम करती रहे। उसका खावंद, जिसका नाम मालूम नहीं क्या था, अव्वल दर्जे का जनमुरीद था। उसका कद अपनी बीवी से भी छोटा था। वो उसको काम के दौरान में हमेशा गालियां दिया करती थी। मोहल्ले के सब लोग सुनते थे और आपस में चे मिगोइयां करते थे। रशीद इतनी लंबी दास्तान सुनकर भुन्ना गया। तुम असली बात की तरफ आओ, ये क्या चेमीगोइयां बक रहे हो? बचनी नाम बड़ा अच्छा है, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारी ये खुराफत कभी ना सुनता। मालूम नहीं ये तुम्हारी जोड़ी हुई कहानी है। बहरहाल तुम्हें चंद मिनट देता हूं, सुना लो। मजीद ताव में आ गया। उल्लू के पट्टे, तुमने सिर्फ बचनी का नाम सुना है। कभी तुमने उसे देखा होता तो दिल निकालकर उसके टोकरे में डाल दिया होता। मैं तुमसे अगर एक वाकया बयान कर रहा हूं तो उसमें नमक मिर्च लगाने की मुझे इजाजत होनी चाहिए। तुम अगर उकता गए हो तो जहन्नम में जाओ। रशीद को और कोई काम नहीं था। उसके पास इतनी रकम भी नहीं थी कि किसी सिनेमा में चला जाता। इसीलिए उसने मुनासिब समझा कि मजिद की दास्तान सुन ले। जहन्नम में जाने का सवाल नहीं, तुम जरा इख्तिसार से काम लो। असल में मुझे बचनी से दिलचस्पी पैदा हो गई है। मजिद गुस्से में आ गया। तुम्हारी दिलचस्पी की ऐसी की तैसी। साले तुम होते कौन हो उसमें दिलचस्पी लेने वाले? उसमें दिलचस्पी लेने वाले तुम ऐसे हजारों थे, मगर वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। मैं तुमसे करोड़ मर्तबा ज्यादा खूबसूरत हूं, लेकिन मैं उस निगाहे इल्तिफात का हर वक्त मुंतजिर रहता था। वो बड़ी हटेली थी। मेरे दोस्त रशीद, खुदा की कसम उस जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। नाम उसका बचनी था, यानी बचन से ताल्लुक रखता था, मगर वो तो फाफा कटनी थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि उसको अपने कब्जे में ले आऊं, पर नाकाम रहा। वो पुट्ठे पर हाथ ही नहीं धरने देती थी। ये सुनकर रशीद बोला, तुम यार हमेशा ऐसे मामलों में कोरे रहे हो। मजिद को गहरी चोट लगी। बकवास करते हो। मैंने एक रोज उसे पकड़ लिया। मेरे घर के बाहर वो झाड़ू दे रही थी कि मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और अपने साथ चिमट लिया। फिर क्या हुआ? रशीद ने अजाए मजाक सिगरेट सुलगाया और माचिस की तिली बुझाकर उसके कई टुकड़े करके एस्ट्रे में डाल दिए। मजिद को ऐसा महसूस हुआ कि रशीद ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। बहुत जूझ बूझ हुआ, लेकिन आदमी सच्चा था, इसलिए झूठ न बोल सका। यार रशीद, तुम मजाक उड़ाते हो, लेकिन वाकया यह है कि जो कुछ उस रोज हुआ उसका मजाक उड़ाना ही चाहिए। मैंने उसे अपने साथ भींच लिया, लेकिन उस हरामजादी ने खींच के अपनी झाड़ू मेरे मुंह मार दी। मैं शर्म के मारे अंदर भाग गया, लेकिन फौरन बाहर निकला। देखा कि वो मेरे मकान के बाहर झाड़ू दे रही है। मैंने उसे फिर पकड़ा। उसने कोई माजमत न की। मैंने सोचा, रशीद ने मजिद का फुकरा मुकम्मल कर दिया कि मुआमला दुरुस्त हो गया है। मजिद बौखला गया। खाक दुरुस्त हुआ। वो मेरी गिरफ्त से निकलकर सीधी मेरी बीवी के पास चली गई, लेकिन उससे कोई शिकायत न की। मैं डर के मारे दुबका हुआ था। मैंने सिर्फ ये सुना और मेरी जान का बोझ हल्का हुआ। बीबी जी, आज पानी नहीं आया। ये उन लोगों को जो आपसे हर महीने 10 रुपए वसूल करते हैं क्या हो गया है? क्यों वो इतना ख्याल नहीं करते कि आपको हर रोज माशकी को 10 मुश्कों के 4 आने फी मुश्क के हिसाब 2 रुपए 8 आने देना पड़े? मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने मेरी इज्जत और आबरू रख ली, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि मेरी इज्जत और आबरू रखने वाली असल में बचनी। लेकिन जब ज्यादा सोचा तो एहसास हुआ कि ऐसा सोचना कुफ्र है।
रशीद करीब करीब तंग आ चुका था। उसने अपने दोस्त की खातिर आवाज दबाकर कहा, काफिर के बच्चे, बात तो कर कि तेरा उस बचनी की बचनी से क्या हुआ? क्या तुमने उसे पटा लिया? मजीद ने रशीद की चंदनिया में से एक गिलोरी ली और कहा, देखो रशीद, तुम बचनी को जानते नहीं। अफसोस है कि मैं अफसाना निगार नहीं, वरना मैं उसका किरदार बहुत अच्छी तरह जीता जागता पेश कर सकता। वो मालूम नहीं शय क्या थी। उम्र उसकी ज्यादा से ज्यादा ये समझो कि 17-18 बरस के करीब होगी। कद उसका 4.5 फुट होगा। छाती ऐसी थी जैसे लोहे की बनी है। हालांकि एक बच्चे की मां थी। रशीद बहुत तंग आ गया। एक बच्चे की मां के बच्चे, तू अपनी दास्तान के अंजाम को पहुंच। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। 7:30 बज चुके हैं, लेकिन तुम्हारी दास्तानी खत्म होने में नहीं आती। मजीद संजीदा रहा। रशीद लाले, मामला बड़ा नाजुक है। किसका, तुम्हारा या मेरा? मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं उस वक्त मामला मेरा तो बहुत नाजुक था। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं क्या ना करूं। अब तुम ये ख्याल करो कि मैं हजारों का मालिक था। तुम जानते हो कि माँ बाप मर खप चुके थे। सारी जायदाद का मैं वारिस था। जहां चाहता लुटा देता। उस रोज जब मैंने बचनी को अपने सीने के साथ भींचा और वो मेरी गिरफ्त से यूं अलग हटी जैसे मेरा काम तमाम कर देगी, लेकिन मेरी बीवी से उसने इस सिलसिले का जिक्र तक न किया, तो मुझे उम्मीद हो गई कि चंद ऐसे मामलों के बाद मैं कामयाब हो जाऊंगा। रशीद ने उससे पूछा, तुझे कामयाबी हुई? खाक, तुम उसे जानते ही नहीं। बड़ी तेज खू लड़की है, अपने खावन को कुछ नहीं समझती। लेकिन एक अजीब बात है कि मैंने उससे इतनी छेड़खानी की, लेकिन उसने किसी से बात तक न की, वरना अगर चाहती तो मेरा घर निकाला कर सकती थी। रशीद मुस्कुराया। मैं तुम्हारी बचनी को जानता हूं। मजीद ने बड़ी हैरत से पूछा, तुम कैसे जानते हो उसको? जिस तरह तुम जानते हो। क्या तुमने ठेका ले रखा है कि वो तुम्हारे ही मोहल्ले का काम किया करे? मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मजीद को यकीन ना आया। बकवास करते हो। उसकी उम्र ही कितनी है कि तुम उसे जानो? 2 बरस से कुछ महीने ऊपर हो गए हैं कि वो हमारे मोहल्ले में बिला नागा करती है। उसके लड़के की उम्र भी 2 साल के करीब होगी। यानी जब वो हमारे यहां मुलाजिम हुई तो उसके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन 2-3 महीने के बाद उसकी गोद में एक लड़का था। रशीद फिर मुस्कुराया। तुम्हारा? मेरा? मजीद घबरा गया, लेकिन फौरन संभाल कर उसने मजाक का जवाब मजाक में दिया। मेरा होता तो क्या कहने थे, कम से कम मैं ये तो कहने काबिल होता कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूं। रशीद की मुस्कुराहट उसके होठों पर एक अजीब रंग इख्तियार कर गई। तुम्हें अपनी बचनी के शौहर का नाम मालूम नहीं? नहीं। मैं बताता हूं तुम्हें। उसके शौहर का नाम रशीद है। मजीद बौखला गया। रशीद? क्या उसका नाम रशीद है? रशीद ने बड़े वसूक और बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। हां, उसका नाम रशीद है। असल में वही उसका शौहर है। वो जो उसके साथ हमारे मोहल्ले में झाड़ू देता है और अपने बच्चे को झूला झुलाता है। मजीद की बौखलाहट इसी तरह कायम थी। रशीद की संजीदगी में कुछ और इजाफा हो गया। वो उल्लू का पट्ठा अपने बच्चे को झूला नहीं झुलाता तो किसे झुलाता है? क्या वो उस रशीद का बच्चा नहीं? नहीं। तो किसका बच्चा है? एक गरीब और नादार आदमी का, जो खूबसूरत भी नहीं और तुमसे हजारों दर्जे नीचे है। कौन है वो? पूछ के क्या करोगे? करूंगा क्या, बस ऐसे ही जानना चाहता हूं। रशीद ने एक सिगरेट सुलगाया और बड़े इत्मीनान से कहा, जानना चाहते हो तो जान लो, वो रशीद मैं हूं। तुम्हारी बचनी से मेरी आशनाई बचपन की है।
वो 11 बरस की थी, मैं 13 बरस का, जब से मेरा उसका मामला चल रहा है। वो लड़का जो तुम उसकी गोद में देखते हो और जिसे उस उल्लू का पट्टा शौहर हर रोज झुला झुलाता है, इस खाकसार की औलाद है। शुक्र है खुदा वंदे करीम का कि लड़की ना हुई, वरना मैं तो उसे दूसरे ही रोज मार देता। ये कहकर रशीद फौरन उठा और चला गया। मजीद सोचता रह गया कि खुदा वंदे करीम ने उस पर कौन सा करम किया था जो वो उसका शुक्रगुजार था।